हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। किस चैप्टर के? तो जिस चैप्टर को हम थ्योरी पार्ट पे पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, हर टॉपिक सब टॉपिक सारी चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ चुके हैं, उस चैप्टर के क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए हैं और जिनके आंसर्स आपके पास नहीं है, और उस चैप्टर के आंसर्स को, सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले देखिए क्या है हमारे पास में, ट्रू और फॉल्स है। तो when the British captured Bengal, they framed many new laws to regulate the rules regarding marriage, adoption, inheritance of property, etc. True और false? जब ब्रिटिश ने कैप्चर किया कहां, बंगाल को, तो उन्होंने बहुत सारे नए नए लॉज बनाए। क्या ये सही है या गलत है? जी हाँ, ठीक है। वो हमारे रिफॉर्मर्स के प्रेशर में आके चाहे उन्होंने लॉ बनाए हो, चाहे उन्होंने गलतियां देखी हो, लेकिन लॉ तो बनाए, तो दिस इज ट्रू। ठीक, अब क्या है, सोशल रिफॉर्म्स, जैसे आप ये भी देख सकते हो लैंड रिफॉर्म्स वगैरह लाए तो भी तो लॉ बनाए थे ना। हाँ, अब क्या है, सोशल रिफॉर्म्स हैड टू डिस्कार्ड द एंशिएंट, रिफॉर्मर्स हैड टू डिस्कार्ड द एंशिएंट टेक्स्ट इन ऑर्डर टू आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म इन सोशल प्रैक्टिसेस। क्या ये बात सही है कि सोशल रिफॉर्मर्स ने एंशिएंट टेक्स्ट को डिसरिगार्ड कर दिया कि काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है, एक तरफ रख दो उन्हें? तो ऐसा नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्यों? क्योंकि एट टाइम्स हमने देखा सोशल रिफॉर्मर्स ने रिलीजियस टेक्स्ट का इस्तेमाल करके बदलाव लाने की बात की है। अगला क्या है, रिफॉर्मर्स गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, देश के हर इंसान ने रिफॉर्मर्स का, देश के हर हिस्से से रिफॉर्मर्स को सपोर्ट मिला था क्या? नहीं। हमने देखा था कि जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, चाहे वो हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, हर जगह ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी ने रिफॉर्मर्स को अपोज किया था, तो ये भी फॉल्स। ठीक है, आगे क्या है, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। ठीक है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वॉज पास्ड इन 1829। सही है या गलत है? तो ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट कब पास हुआ था, ये आप मुझे सही जो ईयर है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये तो गलत है। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रू फॉल्स। आगे क्या, अगले क्वेश्चन आंसर जैसे देखें हम, तो क्वेश्चन आंसर्स में, हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है यहां पे देखिए, हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर्स प्रमोट न्यू लॉज? ठीक है, तो एंशिएंट टेक्स्ट के नॉलेज से रिफॉर्मर्स ने किस तरह से न्यू लॉज लाने में मदद करी। मतलब रिफॉर्मर्स, जैसे मैंने आपको ट्रू फॉल्स में भी बताया, फॉल्स वाला स्टेटमेंट क्या था कि रिफॉर्मर्स एंशिएंट टेक्स्ट यूज करते थे, तो यूज करके उन्होंने कैसे रिफॉर्म लाए वो बताना है आपको। तो द रिफॉर्मर्स ट्राइड टू इंप्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी यूजिंग द नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट। ठीक है, तो वुमेन हो गया या फिर कास्ट इश्यूज जो है, तो उन्हें बदलने के लिए, उनकी सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए रिफॉर्मर्स ने एंशिएंट टेक्स्ट का इस्तेमाल किया। तो द एफर्ट्स ऑफ दीज रिफॉर्मर्स आर एज फॉलोज। क्या क्या एफर्ट्स लगाए जैसे, तो राजा राम मोहन रॉय पॉइंटेड आउट दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग, जो सती प्रैक्टिस थी, हैज नो सैंक्शंस इन एंशिएंट टेक्स्ट। तो इस तरह से उन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट का इस्तेमाल करके रिफॉर्म लाने के लिए यूज किया एंशिएंट टेक्स्ट को। ठीक है, फिर क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज्ड द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी। ठीक है, जो विधवाएं हैं वो फिर से शादियां कर सकती है, रीमैरिज कर सकती हैं, तो ये भी एंशिएंट टेक्स्ट के बेसिस पे उन्होंने कहा। फिर क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद शोड दैट मेनी सोशल इविल्स ऑफ टुडे हैड नो रिलीजियस सैंक्शंस इन द वेदास। तो इस तरह से क्या है कि आप देख रहे हो अलग अलग रिफॉर्मर्स ने क्या किया, अलग अलग रिफॉर्मर ने एंशिएंट टेक्स्ट का इस्तेमाल किया रिफॉर्म लाने के लिए। ठीक है, अपनी बात को साबित करवाने के लिए। तो ये सारा सब कुछ हमने डिस्कस किया। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, आप देखते हैं। तो अब नेक्स्ट, ठीक है, तो व्हाट वर द डिफरेंट रीजंस पीपल हैड फॉर नॉट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल? अब देखो क्या है, हमने ये देखा था कि गर्ल चाइल्ड पहले, सबसे पहले तो क्या, गर्ल चाइल्ड के साथ बहुत सारी दिक्कतें थी। कोई चाहता नहीं था कि उनके घर में लड़कियां पैदा हो, ये सारी समस्या तो थी सोसाइटी में। ऊपर से एक बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि अगर गर्ल चाइल्ड होती भी है तो उसको स्कूल नहीं पहुंचाया जाता था। अब स्कूल क्यों नहीं पहुंचाया जाता था, क्या रीजन दिए जाते थे, उसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो पीपल फियर टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल एज, ठीक है, क्या कारण है? पहला, दे फियर्ड दैट स्कूल्स वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम, prevent them from doing their domestic duties. They felt that girls should stay away from public places. ठीक है, तो पहला क्या है, तो पहला तो जैसे अगर हम देखें तो उन्होंने बोल दिया कि गर्ल्स को घर से दूर ले जाएगी स्कूल, क्योंकि स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल घर तो आएगी नहीं। ठीक है, और उससे वो अपनी डोमेस्टिक ड्यूटीज को भूल जाएंगी, तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम रही। फिर क्या है, दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस, गर्ल्स हैड
to travel through public places in order to reach school and this would have a corrupting influence on them। तो दूसरा आर्गुमेंट क्या देते हैं कि वो गांव में से निकल के जाएंगी लड़कियां, अगर स्कूल जाना होगा, ठीक है, गांव में से निकल के जाएगी, 4 लोग वहां बैठे रहेंगे, पब्लिक प्लेसेस में से ऐसे लड़कियां निकलती, अच्छा लगता है क्या? इस तरह का आर्गुमेंट देते थे जिसके कोई सर पैर नहीं होते थे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप आंसर में लिखेंगे। आगे क्या है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आज इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हुआ है तो समझने में प्रॉब्लम जा रही है, आई होप आपको भी समझ आ रहा होगा। क्लियर? तो हाँ, ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब क्या है, व्हाई वर क्रिश्चियन मिशनरीज अटैक्ड बाय मेनी पीपल इन द कंट्री, वुड सम पीपल हैव सपोर्टेड देम टू, इफ सो फॉर व्हाट रीजंस। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है कि क्रिश्चियन मिशनरीज पे हमने देखा कि अटैक हो रहे थे, ठीक है, ट्राइबल वाले चैप्टर में भी बताया था मैंने आपको, रिवॉल्ट वाले चैप्टर में भी बताया था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाले में। तो क्रिश्चियन मिशनरीज पे अटैक क्यों हो रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने सपोर्ट किया था, और सपोर्ट अगर किया था तो क्यों किया था, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो पहला एक पार्ट देखते हैं आंसर का। तो क्रिश्चियन मिशनरीज वर अटैक्ड बाय मेनी पीपल इन आवर कंट्री बिकॉज पीपल डिड नॉट सपोर्ट द एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। कैसी एक्टिविटीज? जैसे वो रिलीजियस कन्वर्जन करवा रहे थे, ये सारी एक्टिविटीज, तो इन एक्टिविटीज को लोग पसंद नहीं कर रहे थे, इसके लिए उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता था। फर्दर मैनी हिंदू nationalists felt that Hindu women were adopting Western ways and this would corrupt Hindu culture and destroy our family values। तो कुछ लोगों का ये मानना था कि क्या हो रहा है कि जो विमेन है, तो विमेन क्या कर रही है, वेस्टर्न कल्चर्स को, ठीक है। अब एनसीईआरटी में हिंदू लिखा है, बाकी ये सभी रिलीजन के अगर देखा जाए तो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी जो थी तो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया क्या कि नहीं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस तो खराब है, इससे कल्चर खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो उस तरह से एक डर बना हुआ था, और डर के चक्कर में क्या करते थे मिशनरीज, जब मॉडर्न आइडियाज वेस्टर्न कल्चर के साथ में आते थे तो उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता था। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने मिशनरीज को सपोर्ट किया, क्यों किया वो बताते हैं। देखो तो some people have supported the activity of Christian missionaries because, पहला कारण क्या है, Christian missionaries during the 19th century began setting up schools for tribal groups and lower caste children. This education made them capable to adjust with the changing world। ठीक है, अब क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करने लगे थे, स्कूल्स वगैरह लगाने लगे थे। अब जब वो स्कूल्स वगैरह लगा रहे थे तो इसके चलते क्या हो रहा था कि जो लोअर कास्ट चिल्ड्रन थे, जो ट्राइबल चिल्ड्रन थे, तो वो लोग पढ़ सकते थे ना। तो इसके चलते जो सोशल रिफॉर्मर थे उन्होंने सोचा ये तो अच्छा काम हो रहा है, एजुकेशन प्रमोट हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है, क्रिश्चियन मिशनरीज कंडेम्ड सती सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज, ठीक है। अब क्रिश्चियन मिशनरीज इस तरह की जो सोशल इल्स थे, ठीक है, सोशल इल्स में क्या हो गया, सती सिस्टम हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, तो इन सोशल इल्स को क्रिश्चियन मिशनरीज क्रिटिसाइज करते थे। दे सेट अप मेनी स्कूल्स फॉर विमेन वेयर विमेन वर ट्रेन्ड सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्फ इकोनॉमिकली। और क्रिश्चियन मिशनरीज ने विमेन एम्पावरमेंट पे काम किया, इकोनॉमिकली उन्हें एम्पावर करना चालू किया। तो सोशल रिफॉर्मर्स को क्रिश्चियन मिशनरीज के ये काम अच्छे लगे, इसी कारण से सोशल रिफॉर्मर्स ने सपोर्ट किया, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज को। क्लियर? अगला क्या है, अगला देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है, इन द ब्रिटिश पीरियड व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपनड अप फॉर पीपल हु केम फ्रॉम कास्ट दैट वर रिगार्डेड एज लो। ठीक है, हमने क्या देखा कि ब्रिटिश पीरियड में व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन, ब्रिटिश पीरियड में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज खुल के आई सामने जिससे क्या है कि सो कॉल्ड लोअर कास्ट कैटेगरी के जो लोग थे उन्हें आगे ग्रो होने के मौके मिल जाए। तो हु कुड प्रोड्यूस शू वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको और एक अच्छे तरह से पर्सपेक्टिव बताया था कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिश पीरियड में जो शू मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, ठीक है, लेदर वर्कर्स जो थे उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिली। तो वैसे ही अब यहाँ पे ब्रॉड सेंस में पूछ लिया गया, इन द ब्रिटिश पीरियड व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपनड अप फॉर द पीपल हु वर फ्रॉम द कास्ट दैट वर रिगार्डेड एज लो, जिन कास्ट को नीचा माना जाता था उन लोगों को कैसे अपॉर्चुनिटीज मिली। यहाँ पे क्या है, तो द फॉलोइंग अकाउंट रिवील्स दिस, क्या है, द पुअर बिगेन लिविंग देयर विलेज टू लुक फॉर जॉब्स दैट वर ओपनिंग अप इन सिटीज। अब ब्रिटिश पीरियड में क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, सिटीज बन रही थी। तो सिटीज बन रही थी तो बहुत सारे लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपना घर छोड़ना चालू कर दिया, गांव छोड़ के जाने लगे, कहां, सिटीज की तरफ। क्यों? क्योंकि सिटीज में काम आ रहे थे। तो देयर वाज वर्क इन फैक्ट्रीज एंड जॉब इन म्युनिसिपैलिटीज। तो ये काम करने के लिए बहुत सारे सो कॉल्ड लोअर कैटेगरी के लोग जो थे तो वो गांव छोड़ छोड़ के चले गए, और ब्रिटिश पीरियड में जो अर्बनाइजेशन हुआ तो उससे उन्हें फायदा मिला। फिर क्या आता है, ड्रेन्स हैड टू बी डग, रोड्स laid, buildings constructed and cities cleaned। ठीक है, कुलीस, डिगर्स, कैरियर्स, ब्रिकलेयर्स, सीवेज क्लीनर्स, स्वीपर्स, प्लैंक्विन बियरर्स, रिक्शा पुलर्स। तो ये सारे काम ऐसे काम थे कि जो अपर कास्ट के कैटेगरी का इंसान करने वाला नहीं था, लेकिन ये सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज जब खुली शहरों में तो लोअर कास्ट के लोग क्या करने लगे कि अपने आप को एम्प्लॉयड कर लिया उन्होंने और 4 पैसे कमाने लगे। सम ऑफ देम ऑल्सो वेंट टू वर्क ऑन प्लांटेशन इन असम, मॉरिशस,
ट्रिनिडाड एंड इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ये सारी जगह पे क्या होने लगा कि जो प्लांटेशन फील्ड्स बन रही थी, ठीक है, तो वहां पे काम करने के लिए जाने लगे लोग, तो एक अपॉर्चुनिटी ये खुल गई। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज खुली थी ब्रिटिश पीरियड में। अगला क्या है, अगला है हाउ डिड ज्योतिराव द रिफॉर्मर, ज्योतिराव फुले द रिफॉर्मर जस्टिफाई हिज क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। ठीक है, तो ज्योतिराव फुले कास्ट इनइक्वालिटी को क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी बुक लिखते हैं गुलामगिरी। तो वो क्या बेसिस देते हैं उसके लिए, बेसिस बताना है आपको, चलो देखते हैं समझते हैं। द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज, यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ज्योतिराव फुले वॉज लो कास्ट लीडर, ही क्रिटिसाइज द कास्ट इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस चीज को, ये समझिए। तो ही अपोज द आइडिया दैट ब्राह्मण्स वर सुपीरियर जस्ट बिकॉज दे वर आर्यंस। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले तो इस चीज को अपोज किया कि ब्राह्मण्स आर्यन से इसीलिए वो सुपीरियर है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो आर्ग्यूमेंट देते क्या कि आर्यंस अपने आप को जो बता रहे तो ये तो इन्वेडर्स हैं। ही आर्ग्यूड दैट आर्यंस वर फॉरेनर्स हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सबकॉन्टिनेंट एंड डिफीटेड द सब्जुगेटेड एंड ट्रू चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो ज्योतिराव फुले अपना आर्ग्यूमेंट क्या देते कि आर्यंस तो बाहर से आए, तो उन्हें हमें डराया धमकाया, और जो ट्रू चिल्ड्रन थे कंट्री के, ठीक है, नेटिव्स जो थे, उन्हें डराया धमकाया गया। ठीक है, ही क्लेम्ड दैट द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर, इन रियलिटी द लैंड बिलोंग टू द नेटिव्स ऑफ द कंट्री। उन्होंने ये भी बोला कि अपर कास्ट जो, उनको कोई क्लेम नहीं है कि वो ऐसा बोले कि हाँ ये जमीन उनकी है या फिर ये प्रॉपर्टी उनकी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो सब आके कब्जा किए। ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं, ही प्रपोज दैट शूद्रास लेबरिंग कास्ट एंड अतिशूद्रास अनटचेबल्स शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, मुझे पता है बोर्ड गंदा कर दिया था मैंने। तो वो क्या होते हैं, शूद्रा और अतिशूद्रा को यूनाइट होने का बोलते हैं कि एक साथ हो जाओ ताकि तुम क्या कर सको, यू कुड चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, अब बाय राइटिंग दी बुक गुलामगिरी विच मीन्स स्लेवरी इन 1873, ज्योतिराव जस्टिफाइड हिज ओपिनियन अबाउट द कास्ट इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी। तो ज्योतिराव फुले एक बुक लिखते हैं और उस बुक में वो जस्टिफाई करते हैं कि किस तरह से कास्ट इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। गुलामगिरी बुक जो लिखते हैं तो उसमें स्लेवरी को वो बताते हैं कि कैसे हमारी सोसाइटी में है और ये गलत है, इसे हटाना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम, तो ये देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हाई डिड फुले डेडिकेटेड हिज बुक गुलामगिरी टू अमेरिकन मूवमेंट, व्हाई डिड फुले डेडिकेटेड हिज बुक गुलामगिरी टू द अमेरिकन मूवमेंट फॉर फ्री स्लेव्स। ठीक है, फ्री स्लेव्स यहां पे समझना। आप ज्योतिराव फुले के बारे में अभी बताया हमने आपको, तो ज्योतिराव फुले ने जो बुक लिखी गुलामगिरी, तो वो उन्होंने अमेरिकन स्लेव्स को डेडिकेट की थी। क्यों, सवाल ये आता है। तो अमेरिकन स्लेव्स को उन्होंने अपनी बुक क्यों डेडिकेट की, ये चीज मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन भी आपसे वही पूछता है, उसका आंसर देखते हैं क्या है। तो इन 1873 ज्योतिराव फुले रोट अ बुक गुलामगिरी। 1873 में ज्योतिराव फुले एक बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है गुलामगिरी मीनिंग स्लेवरी। फुले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोस अमेरिकन्स हु फॉट टू फ्री स्लेव्स। ठीक है, तो अब वहां पे देखो सिविल राइट्स मूवमेंट चला, जहां पे क्या है, स्लेव्स को आजादी के लिए क्या कह सकते हैं कि लोगों ने पार्टिसिपेट इसलिए किया ताकि स्लेव्स को आजादी मिल सके, जो गुलाम बना के रखा जा रहा था। अब क्या होता है, वो अपनी बुक को इस मूवमेंट के लिए डेडिकेट क्यों करते हैं, क्योंकि ये लगभग जब उन्होंने बुक लिखी उससे 10 साल पहले का इंसिडेंट है। सम 10 years बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ हिज बुक द अमेरिकन सिविल वॉर हैज बीन फॉट। दिस वॉर लेड टू द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। अमेरिका सिविल वॉर जो हुआ, कैप्टन अमेरिका वाला नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सिविल वॉर हुआ था उसके चलते क्या होता है, स्लेवरी अमेरिका में खत्म हो गई। अब क्या होता है, तो वो अपनी बुक को डेडिकेट करते हैं कि जिस तरह से अमेरिका में स्लेवरी थी उसी तरह से इंडिया में क्या है, इंडिया में कास्ट सिस्टम है। तो जैसे अमेरिका में स्लेवरी खत्म हुई है, कास्ट इंडिया में भी ऐसे कास्ट सिस्टम खत्म हो जाए। बाय डेडिकेटिंग हिज बुक टू अमेरिकन मूवमेंट ही ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन, उन्होंने एक लिंक एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है, द कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट ऑफ इंडिया एंड द ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका। तो ब्लैक स्लेव्स अमेरिका के और लोअर कास्ट इंडिया के जो है, तो दोनों की कंडीशन में लिंक एस्टैब्लिश करने की कोशिश की उन्होंने। क्लियर। अगला क्या है, व्हाट डिड अंबेडकर वांट टू अचीव थ्रू द टेंपल एंट्री मूवमेंट। बी आर अंबेडकर ने टेंपल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया था, पढ़ा था हमने, ठीक है, हु कुड एंटर दी टेंपल में। अब हम ये देखने वाले हैं कि वो क्यों स्टार्ट किया था, वो क्या अचीव करना चाहते हैं। तो अंबेडकर लेड 3 टेंपल एंट्री मूवमेंट्स बिटवीन 1927 1935। इस टाइम पीरियड में उन्होंने 3 टेंपल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किए, ठीक है, थ्रू विच ही वांटेड टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडिस विद इन दी सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी में किस तरह से कास्ट प्रेजुडिस था, ठीक है, किस तरह से सोसाइटी डिवाइडेड थी। अपर कास्ट जो हिंदूज थे तो वो किस तरह से आउटरेज हो गए थे जब टेंपल एंट्री मूवमेंट के चलते क्या होता है कि टेंपल टैंक जो था, वाटर टैंक, वहां से जब पानी लिया
सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों ने, तो किस तरह से लोग आग बबूला हो गए थे। तो उन्होंने बताया कि सोसाइटी कितनी डिवाइडेड, लोगों के अंदर कितने ग्रजेस हैं, ठीक है। अंबेडकर वांटेड टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी अमंग दी सो कॉल्ड लोअर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी। और वी आर अंबेडकर ने मूवमेंट इसलिए स्टार्ट किया ताकि वो यूनाइटेड वे में क्या कर सके, जो सो कॉल्ड लोअर सेक्शन है उसके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी एनफोर्स कर सके, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हम देखते हैं क्या, अब अगर हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा। Why were ज्योतिराव फुले एंड रामास्वामी नेकर critical of the national movement? Did their criticism help the national struggle in any way? ठीक, देखो दो चीजें एक साथ पूछ ली उन्होंने। क्या क्या पूछ लिया, दो चीजें एक बार फिर से आपको बताते हैं। तो ठीक है, क्या कि ज्योतिराव फुले और रामास्वामी नायकर दोनों नेशनल मूवमेंट जो था, तो नेशनल मूवमेंट में जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, अब देखो एक हिंट मैं आपको यहीं पे दे देता हूं कि नेशनलिस्ट लीडर अधिकतर कौन थे, अपर कास्ट, मतलब जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी वाज डोमिनेटेड बाय दी अपर कास्ट पीपल, ठीक है। आप 10th क्लास में और पढ़ोगे किस तरह से ईवी रामास्वामी नायकर और इन लोगों ने एक अलग पार्टी, जस्टिस पार्टी बनाई थी जो कांग्रेस से अलग हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे सीधी सी चीज है क्या कि वाई वर ज्योतिराव फुले एंड ईवी रामास्वामी नायकर क्रिटिकल ऑफ नेशनल मूवमेंट, आपको ये बताना है। डिड देयर क्रिटिसिज्म हेल्प इन नेशनल स्ट्रगल इन एनी वे, क्या उनके क्रिटिसिज्म ने किसी तरह से मदद करी, समझना इस चीज को। अब क्या होता है, बोथ ज्योतिराव एंड रामास्वामी क्रिटिसाइज आर नेशनल मूवमेंट बिकॉज, क्या कारण दिए उन्होंने, ज्योतिराव फुले वॉज क्रिटिकल ऑफ एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म दैट वॉज प्रीच्ड बाय अपर कास्ट लेडन, ठीक है। तो ज्योतिराव फुले क्या बोलते हैं कि देखो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट आप चला रहे हो वो अच्छा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो इसमें, यू आर प्रीचिंग थ्रू दी पर्सपेक्टिव ऑफ अपर कास्ट लीडर्स, ठीक है। आप अपर कास्ट लीडर्स जो है तो उनके व्यू पॉइंट को थोप रहे हो, जिसमें आप लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेट करो और बोल रहे हो देश को आजादी मिल जाएगी, तो ये गलत बताया उन्होंने। ही अर्ज दैट द यूनिटी बिटवीन हाई एंड लो कास्ट इन आवर सोसाइटी कुड ओनली मेक प्रोग्रेस, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको आजादी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको पहले यूनिटी इंश्योर करना होगी हाई और मतलब लो कास्ट और अपर कास्ट के बीच में। फिर वही चीज, रामास्वामी नायकर आल्सो क्रिटिसाइज्ड द नेशनल मूवमेंट व्हेन एज अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस ही अटेंडेड अ फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनलिस्ट, he found the sitting arrangement there followed caste distinction, ठीक है। तो क्या होता है कि ईवी रामास्वामी ने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट को या फिर नेशनलिस्ट लीडर्स को क्यों क्रिटिसाइज किया, क्योंकि जब वो एक पहले कांग्रेस के मेंबर थे, जब वो जाते हैं, मैंने बताया था आपको, तो वो वहां पे क्या देखते हैं कि एक जो फीस्ट ऑर्गेनाइज की गई थी, एक जो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, तो उसमें सिटिंग अरेंजमेंट कास्ट डिस्टिंक्शन के हिसाब से बनाया गया था, तो उससे उन्हें बड़ा बुरा लगा, ठीक है। ही फेल्ट कि दिस इज नॉट अ जस्ट थिंग, ठीक है, सही नहीं है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, इनजस्टिस है ना ये। तो ये सारी चीजें हुआ। अब ये सारी चीजें होने के बाद में क्या होता है कि इन कारणों से उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट को क्या किया, अपोज किया। आई होप यहां तक चीजें समझ में आई है। जो सेकंड पार्ट है, तो डिड देयर क्रिटिसिज्म हेल्प द नेशनल स्ट्रगल इन एनी वे, तो जी हाँ, उसमें आंसर में आप ऐड कर लो इसमें, यहाँ पे क्या कि उनका जो क्रिटिसिज्म था तो उससे मदद कैसे मिली, उससे मदद ऐसे मिली कि लोगों ने, ठीक है, बहुत सारे अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर्स ने अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज, सेल्फ एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया था, एंड इट समवेयर और द अदर शेप्ड द कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब बार बार प्रोटेस्ट हुआ तो कुछ नेशनलिस्ट लीडर ने सोचना चालू कर दिया था कि क्या सच में कास्ट डिस्टिंक्शन जरूरी है या नहीं है। तो थिंकिंग ओवर दिस इशू बिगिन अमंग द कैंप ऑफ अपर कास्ट पीपल। क्लियर, ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा। आई होप आपको अब सारी चीजें क्लियर हो गई है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। थ्योरी पार्ट पे भी और क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट पे भी चैप्टर होता है कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट, ठीक। सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। अब किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप चीजें यहां तक समझ में आई है। किसी प्रकार का डाउट है तो बता ही दिया मैंने, कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। बाकी इसी तरह से पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।